नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। चुनाव के अहम दौर में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के लिए कानपुर में एक स्तंभ। शैलेंद्र दीक्षित ने न केवल दक्षिण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि कांग्रेस से ही नाता तोड़ लिया। निश्चित रूप से जब कांग्रेस के लिए ये हो रहा हो कि वो बढ़ रही है, उसे संजीवनी मिल गई है, वहीं पर जब बड़े बड़े नेता आरपीएन कानपुर में अपने शैलेंद्र, राजाराम पाल, ये राकेश सचान सब छोड़ के जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या कहीं संगठन की मैच्योरिटी है? क्या कोई नीत रीत ऐसी है जिसके कारण आला कमान भी दबाव में है? आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके कारण शैलेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाह्य रूप से देखा जाए तो गोविंद नगर से एक प्रबल दावेदार थे और इसके पहले चुनाव भी लड़ा था, 40,000 से अधिक वोट भी मिले थे और बाई इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन इस बार फिर प्रबल दावेदार हुए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक कारण ये भी है, हो सकता है हर व्यक्ति राजनीति जब करता है तो उसने कोई ना कोई सपना लेकर के करता है, लेकिन आइए हम ये जानकारी करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां कांग्रेस में डेवलप हो गई हैं जो लोगों को बाहर कर रही हैं, जबकि ज़रूरत है कि लोगों को अंदर किया जाए, प्रवेश दिया जाए। और बड़े बड़े जो निष्ठावान समर्पित लोग हैं वो जब छोड़ के जाएंगे तब क्या होगा कांग्रेस का, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र दीक्षित, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र जी, आज आपने 11 बजे कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, अध्यक्ष पद छोड़ दिया, लगता है एक बहुत बड़ा बोझ उतार के आपने फेंक दिया, बहुत दबाव में थे शायद आप। नहीं वर्मा जी, मुझे जो पिछले एक महीने से इस बात का एहसास हो रहा था, जिस पार्टी का नेतृत्व चुनाव के समय हिंदू और हिंदुत्ववादी बहस में उलझा हुआ हो, जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भ्रम की स्थिति में हो, कुछ फैसले नहीं कर पा रहा हो, एक महीने से कार्यकर्ताओं को घरों में बैठा दिया गया, चंद लोगों को नौकरी पर रख करके यहाँ से कांग्रेस चलाई जा रही हो, तो मुझे इसका भविष्य अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे लगा कि जब ये नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का ये क्रम है, कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है, जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और कानपुर में तो 40-40 साल तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सत्ता का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कोई उपलब्धि नहीं देखी, जो सड़कों पर लड़ते रहे, मार खाते रहे, विपक्ष की गालियां सुनते रहे, उत्पीड़न रहे, मुकदमे सहे, उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। चंद लोग पीसीसी में बैठ करके इस कांग्रेस को संचालित कर रहे थे। तो मुझे लगा ये कांग्रेस, महात्मा गांधी जी की कांग्रेस थी, वो कुछ रास्ते से भटक रही है। ये कांग्रेस सत्ता के दरवाजे तक तो पहुंचना चाहती है, लेकिन वो तुष्टीकरण की नीति और निजी स्वार्थों की नीति के रास्ते से जाना चाहती है। तो मुझे थोड़ी सी उलझन हुई, बेचैनी भी हुई और बहुत से कार्यकर्ताओं की बातें आई, कानपुर की जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से संगठन में हुआ, जिस तरीके से टिकट वितरण में हुआ, तो मेरे मन में, अंतर्मन में ये बात आई कि कल मैं रात में सोच रहा था तो मेरे मन में ये आया कि अब 30 साल तक की सेवाएं कर ली पार्टी के लिए, अब जब मन नहीं भरता, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से निर्णय हो रहे हैं उसे लगता है कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, तो यहाँ पर अब बने रहने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं। इसलिए आज हमने अपना त्यागपत्र दिया, अध्यक्ष पद से भी दिया और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी दिया। शैलेंद्र जी, ये वही कांग्रेस है जिसने आपको टिकट दिया, आप चुनाव लड़े, ये वही कांग्रेस है जिसने आप पे भरोसा किया, आप अध्यक्ष बने, ये वही कांग्रेस है जिसने आपको पूरा सम्मान दिया, बल्कि बाकायदे जो बड़ी मीटिंगें होती थी उसमें आपको बुलाया जाता था। फिर ऐसा क्या आपको लग गया कि जिसके कारण आज आपको कांग्रेस से ही नाता तोड़ना पड़ गया?
नहीं, ये बात सही शर्मा वर्मा जी की, कांग्रेस ने हमें सम्मान दिया। मैंने भी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ा, जो कर सकते थे किया हमने अपने जीवन पर्यंत। 2017 में हमारा टिकट काटा गया। मैं 2012 का रनर प्रत्याशी था, 9-10 हज़ार वोट से हारा था, 46,000 हमें वोट मिले थे। और तब ये था कि जब कांग्रेस को लोगों को 5-6 हज़ार से लेके 17,000 तक वोट मिले थे, तब मुझे 46,000 वोट कानपुर की जनता ने दिया था। तो 17 में मेरा टिकट काटा गया। मुझसे हाईकमान ने कहा कि आपके साथ हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने बेईमानी की, आपको जीतना था, आपको मिलना चाहिए था। मुझे भरोसा था। आज जब हमने 10 साल तक, 12 साल हो गए इस विधानसभा के गठन किए हुए, उसके पूर्व हम हर चुनाव में रहे, मुझे कुछ मिला हो न मिला हो। 17 से 21 तक तो कुछ नहीं मिला। 21 में हमें अध्यक्ष पद बनाया गया, हमको 2 विधानसभाएं दी गई। मुझसे प्रियंका जी ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस आपको खड़ा करना। मैंने कांग्रेस को घर घर जा करके, जो 8-8, 10-10 साल में कोई नहीं गया, तो उन बस्तु वहाँ पर जा करके 3 लेयर सिस्टम हमने कांग्रेस को खड़ा किया हमने। और इसके साथ साथ हमने एक ऐसा संगठन किया, अपने पूरे इस दौरान हमने 5 साल, 7 साल, 8 साल में 60 से ज़्यादा आंदोलन किए। जन समस्याओं के लिए सड़कों पर बैठा, गड्ढों पे खड़ा हुआ, नालियों में जा कर के बैठ गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमसे क्या चाहती थी, हमको क्या उनके अंदर, हमारे अंदर कमी दिखी गई। हमको चुनाव लड़ाने के लिए अध्यक्ष पद लेने से पहले हमसे कहा गया था कि चुनाव आपको लड़ना है, आपको और संगठन 1 साल का समय हमें दे करके संगठन खड़ा करिए। मैंने संगठन खड़ा किया तो क्या कोई अपराध किया? फिर इस तरीके से सेंट्रल लीडरशिप हमसे रोज कहती रही कि अपने नॉमिनेशन के कागज़ तैयार करके रखिए, और जब सवेरे लिस्ट आती है 1 दिन पहले तो उसमें मेरा नाम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि विश्वासघात भी किया गया और अपमान भी किया गया। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ था तो करिश्मा को टिकट दे दिया गया, तो उस समय आप कुछ नहीं बोले? नहीं, ये बात अलग थी। उस समय 2017 में तो मान सकते हैं कि एक गठबंधन हुआ जिसके कारण आपको टिकट नहीं मिला। नहीं, उस समय ना मुझसे किसी ने पूछा था आपको लड़ना, ना मैं लड़ना चाहता था उपचुनाव। हाँ। मेरी ना वहाँ कोई तैयारियां थी ना कुछ था। तो वहाँ पर कोई भी स्थानीय आदमी लड़ना नहीं चाहता था, तो इनको टिकट दे दिया गया। उससे हमने उनको चुनाव लड़ाया भी था हम लोगों ने ईमानदारी से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कानपुर लोकसभा क्षेत्र में आजादी के बाद आज तक, जहाँ 6 लाख ब्राह्मण प्रतिनिधि है, वोट मतदाता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उस वोटर को, तो क्या आजादी के बाद तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा हो कानपुर लोकसभा में? ऐसी कौन सी विपत्ति थी, ऐसी कौन सी परेशानी आकर के खड़ी हो गई? हमारी कानपुर की लोकसभा में अब की बार एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा गया। आखिर ऐसा क्या? तो मैं इसको अविवेकपूर्ण निर्णय या बद इंतजामी ही मानता हूं। और जिस तरीके से शीशामऊ में विद्रोह की स्थिति है, जिस तरीके से कल्याणपुर में विद्रोह की स्थिति है, अन्य विधानसभाओं में भी परेशानी है, घाटमपुर में भी बाहर के लोगों को ले आया गया, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का वर्कर जिससे आप 5 साल से काम ले रहे थे, लखनऊ आ जाइए, झांसी आ जाइए, लखीमपुर आ जाइए, सीतापुर आ जाइए, कलेक्ट्रेट में झंडा लेकर बैठ जाइए, बड़े चौराहे पर धरना लेके बैठिए, 10,000 की मेंबरशिप करके भेजिए, उसको आपने किस काबिल समझा? उसको आपने फिर बरगला करके क्यों रखा जब आपको इस तरीके से टिकट वितरण करना था? तो क्या प्रियंका गांधी ने जो प्रभार अपने ऊपर लिया उसको संभाल नहीं पा रही? क्या उनमें संगठन क्षमता नहीं है? क्या उनके निर्णय बड़े इमेच्योर हैं, तो जिस कारण पूरे कांग्रेस को ये भुगतना पड़ रहा है? बल्कि जो इन्होंने अच्छे नारे दिए, आधी आबादी की बात की, युवाओं की बातचीत की, तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन वो कौन से कारण थे जिसके कारण आप जैसे लोगों को जो है पूरी तरीके से इस्तीफा तक देना पड़ा? देखिए वर्मा जी, संगठन में कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है जी। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटी से जिले का, गांधी को कितना एक छोटे से जिले का अध्यक्ष हूँ। पिछले 4 महीने में, 5 महीने में जितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस से चले गए, या जो बड़े नेता आज घरों में बैठे हैं, क्या आपको इस चुनाव में, आज 8 तारीख होने को है, 2 दिन बाद मतदान है पहले चरण का, 3 दिन बाद, आपको कौन सा नेता सड़क पर दिखाई दे रहा है? कौन सा नेता प्रचार करते हुए दिखाई दे रहा है? कौन सा प्रबंधन आपको दिखाई दे रहा है? कहाँ पर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस लड़ रही है मजबूती से? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, नेतृत्व में कमी रह गई है। कितनी बड़ी संख्या में लोग चले गए। जब चुनाव लड़ने का समय आया तो हम घर में बैठे हैं। हमारे टिकट, आज नॉमिनेशन होना है, कल्याणपुर का उदाहरण मैं दे दूं,
आज नॉमिनेशन होना आखिरी दिन है और आखिरी दिन लखनऊ में बैठे हुए जो शीर्ष नेतृत्व के नीचे के लोग थे वो 3 लोगों से पर्चा तैयार करा के दाखिल करा रहे थे कि आप अपना पर्चा दाखिल करिए, आप अपना करिए, आपका बी फॉर्म तैयार, आपका बी फॉर्म भेज रहे हैं। और 3 बजे उसका उनकी खुशी दुबे की बहन का करा दिया गया। तो मैं पूछ रहा हूँ इस तरीके से आप कार्यकर्ताओं से क्यों खेलते रहे, क्यों उनसे आप धोखे की बात करते रहे? आप एक फैसला लेते समय रहते। कांग्रेस ने कहा था कि हम 6 महीने पहले, साल भर पहले टिकट घोषित करेंगे। आप कुछ चंद घंटे पहले, 6 घंटे तो पहले टिकट नहीं घोषित कर पाए। मेरा सीधा सवाल है कि जो कांग्रेस पर ये था कि राहुल गांधी तो फेल हो गए यूपी में, प्रियंका आएंगी तो प्रियंका कुछ ना कुछ संभाल लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी इज टोटली फेल? नहीं, मैं वो इतनी बड़ी नेता, मैं उनको अपने ये बात नहीं कहना चाहूंगा कि टोटली फेल है, लेकिन जो हालात हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, जो जिलों से खबरें आ रही हैं, जो पीसीसी ने अपनी रिपोर्ट मंगा करके देखी है, उससे एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो गया है। ऐसी कौन सी कमी है कि हम चुनाव लड़ने से पहले हार गए सारी सीटों को? ऐसा क्या कमी रह गया कि लोग कांग्रेस को वोट देने की बात ही नहीं कर रहे हैं? ऐसी कौन सी कमी आ गई? हमने क्या ऐसा नहीं प्रबंध किया कि लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए सोच ही नहीं रहे? जो ये आधी आबादी और युवाओं को भर्ती का विधान, ये सब कुछ किया गया, इसका क्यों नहीं असर कोई पड़ा? देखिए वर्मा जी, सब किया तो वोट के लिए जाता है। हाँ। चुनाव में ये एजेंडे और ये नारे ये सब तो लाए थे ना। अगर इसको हम अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ की तरफ, भीड़ जो है हमारी वोट में नहीं तब्दील होती दिख रही है, हमारे चुनाव प्रत्याशी जो हैं, हमारे जो लड़ रहे हैं वो जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका लगता है कि सब निरर्थक हो गया और हमारे जो प्रयास थे वो नाकाफी थे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो ये बड़ा दावा किया जा रहा था कि ब्राह्मणों को महत्व दिया जाएगा और संगठन में भी महत्व दिया गया, लेकिन अगर सच बात देखी जाए तो अब ये दिख रहा है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा कांग्रेस में भी शुरू हो गई, या कांग्रेस भी अभी जाति समीकरण में बट गई है? देखिए, अब जो भी इनके नीति निर्धारक रहे हों, मैं ये नहीं कहता था कि ब्राह्मणों को पूरा नेतृत्व तो सौंप दे या ब्राह्मणवादी हो जाए कांग्रेस, लेकिन ये बात तो सही है कि जब चुनाव होता है तो सारे राजनीतिक दल और जो भी मतदाता होते भिन्न भिन्न जातियों को अपनी भागीदारी चाहते हैं और वो उनको प्रभावित करती है। टिकट का वितरण वो देखते हैं और टिकट के वितरण के बाद अगर सरकार बनी तो उनके समाज को, उनकी जाति को क्या भागीदारी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें शिथिल हो गई कि जो एक बड़ा मतदाता था, जो भारतीय जनता पार्टी से लोग कह रहे थे रुष्ट हो गया है, वो अपना विकल्प ढूंढ रहा है, उस विकल्प को अपनी तरफ ले जाने में कांग्रेस असफल हो गई। लेकिन ऐसा करिश्मा में कौन सा प्लस पॉइंट देखा गया जिसमें आपको किनारे कर दिया गया और करिश्मा को टिकट दे दिया गया? ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट था आपके मुकाबले? अब ये तो जो लोग नेतृत्व में बैठे हैं, ये सवाल हमने अपने आप से कई बार पूछा। हाँ। कि आपकी कमी क्या रह गई? आपको उस भौतिक तुला पे बार बार तौला गया। 3 सर्वे कराए गए जो मेरे पक्ष में थे। जितने प्रभारी आए सब कह रहे थे 99.9 आपका है मामला, आपको ही लड़ना है। 1 लाख हमारे स्वजाति ब्राह्मण यहाँ पर थे, 1,60,000, ठीक है, 46,000 हमें वोट मिले थे। पिछले 12 साल से जब से विधानसभा गठित हुई हम गली गली में काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा हमने आंदोलन किए थे। तो मैं खुद ही ये समझ नहीं पाया स्वयं में अब तक कि ये कौन सा ऐसा तराजू था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास या उनके सलाहकारों के पास कि उन्होंने इस तरीके का चयन किया। पूरा शहर कह रहा था, पूरे राजनीतिक दल कह रहे थे। नहीं, जब बाई इलेक्शन में किसी को टिकट दिया गया है तो उसको जब मेन इलेक्शन आएगा तो क्यों न टिकट दिया जाता? तो पहले तो या तो आप उस समय लड़ लेते, जब आप तो उस समय लड़े। ठीक है वर्मा जी, हाँ। बाई इलेक्शन में दिया गया, वो महिला 24,000 वोट से यहाँ से पराजित होकर के गई, तो टिकट जीतने के लिए दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए विचार मंथन होना चाहिए। अगर टिकट हारने के लिए देना तो फिर किसी को दे दिया, दे तो दिया आपने। लेकिन क्या आपको लगता है कि टिकट वितरण में कहीं कोई नीति नहीं बनाई गई, कोई रूपरेखा नहीं की गई, कोई सर्वे नहीं किया गया? जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सीसामऊ तो बाकायदे विद्रोह हो गया, पुतला फूका गया जी। तो ये जो परिस्थिति बनी है, देखिए इसके पीछे आप क्या मानते हैं? सीसामऊ में 14 प्रत्याशी थे, ठीक, जिन्होंने टिकट मांगी थी। महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, हर जाति धर्म के थे। तो क्या कैडर से आए हुए व्यक्ति को टिकट देने का, लेने का अधिकार नहीं था? जो 6 दिन कोई व्यक्ति, 6 दिन पहले कोई व्यक्ति आता है, उसको आप टिकट दे देते हैं, इसका क्या मतलब जाता है? तो कैडर में निराशा तो होगी ना। कहते हैं कि जो सज्जन लाए थे
वो विधायक हैं और वही पार्टी में उनको लेके आए और इस बात की शर्त तय हो गई थी कि उनको ही टिकट दिया जाएगा। जब बीच में ये मामला चला कि भाई टिकट इनको न दिया जाए तो कहते हैं विधायक जी ने जो है धमकी भी दे दी कि अगर आपने इनको टिकट नहीं दिया तो मैं अपना भी सिंबल फाड़ करके फेंक दूंगा और अब टिकट नहीं। क्या ये सब धमकियां चली जिसके कारण स्थितियां बनी और टिकट दे दिया गया? देखिए वर्मा जी, वही आप कह रहे थे कि मापदंड नहीं अपनाए गए। अगर मापदंड अपनाए जाते तो कोई राजनीतिक दल किसी धमकी से डरता क्या? कल भारतीय जनता पार्टी कह देगी तुम्हें हम सब आने नहीं देंगे, कल लखनऊ में घुसने नहीं देंगे, तो क्या सारे टिकट वापस लेगी कांग्रेस? एक विधायक की धमकी अगर थी भी जो आप कह रहे हैं तो क्या उससे क्या दल को झुकना चाहिए था? अगर मापदंड तय किए गए थे, सर्वे तय किए गए थे, कैडर से लड़ने वाले वहां पर लोग थे, तो उनका अधिकार छीनना, उनकी आकांक्षाओं पर इस तरीके से कुठाराघात करना मुझे तो नहीं अच्छा लगता। ऐसे तो कोई भी धमकी देने के लिए उतर आएगा मैदान में, तरह तरह की धमकी देगा। लेकिन आपकी भी तो जानकारी में ये था पूरा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मापदंड बनाए गए थे, जिस कैडर से पिछले कि जो किसी के धमकाने से नहीं होना, नहीं, जिस कैडर से आप पिछले 5 सालों से काम ले रहे थे, संगठन का काम ले रहे थे, धरना प्रदर्शन करा रहे थे, जो दल सत्ता में बैठा था उसका विरोध कर रहे थे, वो लाठियों का सामना कर रहा था, वो मुकदमे झेल रहा था, वो अपने घर का रोजगार छोड़ करके आपके लिए सड़कों पर रात रात दिन दिन बैठा रहता था, उसकी आपने उपेक्षा कर दी। आपके पास क्या मापदंड था? क्या आप कहते हैं कि अभी हाल में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है और ये भी कहा जा रहा है कि सचिव अभी कानपुर आए थे और उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है? नहीं, ये तो सब बातें बेकार है। हाँ। जब कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाता है तो कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता है। वो चुनाव परिणाम में आपको देखने को मिल जाएगा कानपुर की ये 10 सीटों पे 14 सीटों पर कि किस तरीके से कार्यकर्ता का मनोबल गिरा दिया गया नेतृत्व के द्वारा, और कार्यकर्ता घरों में बैठ रहा निराश है। और बहुत से लोग आज दलों को छोड़ गए। तो महाराजपुर से देखो कनिष्ठ पांडे को उन्होंने, देखिए वो दूसरी लोकसभा है। कल्याणपुर से देखिए वर्मा जी, वो दूसरी लोकसभा है, वो दूसरी लोकसभा। मैं कानपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 ब्राह्मण लड़ा सकती है, समाजवादी पार्टी 2 ब्राह्मण 1 ब्राह्मण लड़ा सकती है, बसपा 2 ब्राह्मण लड़ा सकती। तो कांग्रेस को ऐसी क्या नफरत है ब्राह्मण समाज से कि वो एक भी प्रत्याशी नहीं लड़ा सकती, जबकि 6 लाख से ज्यादा वोट है हमारा, और उसमें कांग्रेस का बहुत सपोर्ट है। कौन सी जवाब दे, कौन इसकी जवाब देगा? कौन हम जाएंगे सड़कों पर तो क्या हमसे उस वर्ग का मतदाता ये सवाल नहीं खड़ा करेगा? या आज हम इस्तीफा देके चले आए, छोड़िए, कल जो कांग्रेस का वर्कर है वो जाएगा सड़कों पर तो उससे ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो उसका जवाब क्या है? बताए ना हाईकमान कि उसका ये जवाब है। और आजादी के बाद कोई 1 साल की 2 साल की घटना नहीं, आजादी के बाद जब से जितने विधानसभा के चुनाव हुए, कानपुर लोकसभा में पहली बार ये हो रहा है। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे थे कि महीने भर से कार्यकर्ताओं को बैठा दिया गया और पेड वर्कर और कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, ये क्या मामला है? नहीं देखिए, कांग्रेस संगठन से आंदोलन कराए जाते रहे, फिर जब टिकट वितरण में कांग्रेस उलझ गई तो कार्यक्रम आने बंद हो गए, वर्कर को घर में बैठा दिया गया, कुछ लोगों को प्रियंका टीम के नाम पर यहाँ पे भेजा गया, वो कहीं पंपलेट चिपका आ रहे हैं, कहीं पोस्टर लगा रहे हैं। अच्छा। मैं पूछता हूँ कि जब वार्ड के इकाइयों के से काम नहीं लिया जाएगा तो इस चुनाव में केवल एक पर्चा दे देने से या उसके दरवाजे पर स्टिकर चिपका देने से वोट नहीं मिलता है, उससे संवाद स्थापित करना पड़ता है, और वो काम हमारा कार्यकर्ता करता था। और जब प्रमुख समय आया तो आपने उसको घर में बैठा दिया। भाई 1 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन था कानपुर का 3रे चरण का, और 31 तारीख को आपने 30 तारीख को टिकट दे दिए आपने, और कानपुर की कुछ सीटों पे तो 1 तारीख को टिकट दिए आपने। ये जो आपने कहा तो आदमी बैठा ही रह गया कि लड़ेगा कौन, करेगा कौन। नहीं, जो पंपलेट की बात आप कर रहे हैं कि लोग बांटने, ये कहाँ से आए थे? अब जो भी उनकी कंपनियां थी जो उन्होंने हायर किया वो उनका अपना तरीका था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर कार्यकर्ता को जुटना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, कार्यकर्ता को पीछे रखा गया, उसको नौकरशाही के अंदाज में चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, तो उसका ये परिणाम है कि आज हम बहुत पीछे जाकर के खड़े हो गए। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह रही कि हमने 2 साल से संगठन पर पूरा ध्यान दिया, संगठन को मजबूत कर दिया, संगठन को विस्तार कर दिया, तो उनके इस दावे में क्या सब पूरा खोखलापन है क्या? नहीं, अब ये तो चुनाव परिणाम नहीं, ये तो चुनाव परिणाम। देखिए ना, जब वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि जब सेना को तैयार तो कर दिया गया, जब युद्ध का टाइम था तो घर में बैठा दिया गया,
उसको छुट्टी दे दी गई कि जाइए, तो सेना तो दूसरी सेना और दूसरे दल की सेनाएं तो उतर आई मैदान में, हमारी सेना जाके घरों में बैठ गई। अब बहुत ताकतवर कैंडिडेट होगा तो वो 10-12 दिन में उन सेनाओं को सड़कों के ऊपर उतार लेगा, और नहीं होगा तो फिर उसका परिणाम आप सभी समझ रहे हैं, सामने आ जाएगा। लेकिन जो ये तो आप मानते हैं कि संगठन को विस्तार किया गया, मजबूत किया गया, पंचायत स्तर पर बनाया गया, ये तो हुआ शायद? नहीं, जो संगठन जीरो की स्थिति में था उस पर संगठन में काम तो हुआ, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संगठन का उपयोग और प्रयोग कब करना चाहिए था, इस बात को लोग तय ही नहीं कर पाए, और उसको चुनाव की दृष्टि से सड़कों पर या विधानसभा स्तर पर हम उतारने में सफल नहीं हो पाए। क्या आपको लगता है कि कभी कभी ये भी आता है, जैसे कि जब पिछली बार सीसामऊ में विद्रोह हुआ था तो वो लोग प्रियंका गांधी तो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके सचिव और उनके साथ में रहने वाले लोग सब उनको रिहा रहे थे, उन्हीं के पुतले भी फूंक रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी ऐसे लोगों से घिर गई हैं, चाटुकारों से या गलत निर्णय वालों से या अपरिपक्व के लोगों से घिर गई, जिसके कारण आज कांग्रेस की दशा हो गई? नहीं, ये तो बात तय कि अगर शीर्ष नेतृत्व को अगर नीचे से फीडबैक सही नहीं मिल रहा है तो उसमें दोनों चीजें कही जा सकती हैं। अगर आप शीर्ष नेतृत्व हैं तो आपको देखना भी चाहिए कि हमें रास्ता कौन सा सुझाया जा रहा है, फिर शीर्ष नेतृत्व किस बात का कि गलत रास्ते पर चल जाए और पार्टी का विनाश कर दे। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे ढंग से पीसीसी में बैठे कुछ चंद लोगों ने काम किया, उन्होंने निजी स्वार्थों के लिए अगर सुझाया है, काम कराया है तो ये गलत कराया है जिस तरीके से। और जो हम जितनी सीटें हम देख रहे हैं कानपुर में, उनमें हमें बड़ी निराशाजनक स्थिति दिखती है। वर्कर सड़क पर नहीं दिख रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम करना नहीं चाहते, बहुत से लोग पार्टियां छोड़ करके जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जब मेरे जैसा वर्कर जिसने 30 साल तक कांग्रेस की सेवा की, कुछ हमें मिला क्या? मैं तब भी कांग्रेस में रहा जब 3000 वोट मिलता था कमला दरियावादी को, जब 2 बार जीती तो भी कांग्रेस में रहा। श्री प्रकाश जी 3 बार जीते तो भी मैं कांग्रेस में था, 3 बार हारे तो भी मैं कांग्रेस में था। मैंने कभी दूर जाने की कोशिश तो नहीं की, कभी अपने लिए कुछ मांगा तो नहीं। 5 साल 17 से 21 तक मुझे एक सदस्यता पीसीसी या कुछ भी नहीं दिएगा तो भी मैं 4 साल कांग्रेस के लिए लड़ता रहा। लेकिन जिस तरीके से विश्वासघात किया गया है, जिस तरीके से हम लोगों से काम लेने के बाद झूठे वादे किए गए, उससे मुझे अपमान भी महसूस हुआ है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है वो कांग्रेस को उसकी विचारधारा, उसकी दिशा से भटका रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम 10 मार्च को सामने देखने को मिलेगा। मैं एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बातें कही कि कभी आपने नेतृत्व से भी ये बातें कही कि आपका कार्य जो है संगठनात्मक ठीक है लेकिन दिशा नहीं ठीक है, लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, कभी आपने ये शिकायतें भी की? नहीं, मैंने देखिए प्रियंका जी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि आपको अध्यक्ष बनाकर हम भेज सकते हैं, आप कानपुर का झगड़ा खत्म करा सकते हैं। मैंने कहा आप हमें भेजिए, मैं प्रयास करूंगा। कानपुर में जो 19 साल का झगड़ा था जिसने किसी ने नहीं खत्म कराया, जो 2 गुटों के बीच में था, मैंने उसको समाप्त कराया, उनसे दोनों लोगों को जोड़ने का काम किया। मैंने 3 लेयर सिस्टम बनाया कांग्रेस में कि कैसे चुनाव में काम आएगा, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे इसका संगठन में काम किया जाएगा, उनको हमने भेजा। उनसे हमने कहा था कि हम कार्यकर्ता के बीच में और मंच के बीच की दूरी खत्म करेंगे। 13-14 महीने में हमने एक मॉडल कांग्रेस का काम कानपुर में करके दिया, जहां पर गोविंद नगर और किदवई नगर में केवल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता था, वहां पर यह बात आने लगी उभर करके कि कांग्रेस मजबूत खड़ी हो गई और बराबर से चुनाव लड़ेगी। तो मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया? मैंने तो उनके आशा के अनुरूप संगठन को काम करके दिया और अपना सर्वस्व दिया उस संगठन को खड़ा करने के लिए, अपना समय दिया, अपना परिवार का समय दिया, अपने व्यापार का समय दिया, कोई साधन भी नहीं लिए, अपने साधनों से सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि जब इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको किसी कमजोर आदमी से भौतिक तुला पर रख करके तौला जाता है तो मन तो विचलित होता है, तो मन में विघात तो होता है। जो अजय कपूर का और श्री प्रकाश का या जो आपके साथ जो ये सब विवाद चल रहे थे वो आपने सब समाप्त कर दिए? जी बिल्कुल, वो तो एक मंच पे दोनों लोगों को हमने बैठाया जी, और कांग्रेस एकजुट दिखी। समाचार पत्रों ने, आप सब लोगों ने दिखाया भी कि कानपुर की कांग्रेस एकजुट हुई। तो मैंने उसको समाप्त करने की कोशिश की, हमने कांग्रेस को और वर्कर को नीचे ले जाकर के हमने खड़ा किया। जरूर की होगी, लेकिन अभी तो कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। अब देखिए, एक बार
एक बार जो मतभेद थे वो खत्म हो गए। अब उन संबंधों को बना करके रखना वो उन दोनों की जिम्मेदारी भी होती है जिनके संबंध खराब हुए थे। मैंने एक मंच पर बैठा करके एक साथ दोनों लोगों को एक दूसरे से अभिवादन करवाया, उन्होंने उनके आशीर्वाद लिया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, सारे समाचार पत्रों में ये खबर छपी। तो मैंने किया तो कांग्रेस के लिए था, जो 19 साल से कोई नहीं कर पाया वो मैंने करके दिया। तो क्या मेरे द्वारा अतिरिक्त प्रयास किए जाना, मेरे द्वारा संगठन को एक नई शक्ति दिए जाना, मेरे द्वारा आंदोलनों को करना, मेरे द्वारा जनता के बीच में कोरोना काल में जो कोरोना 2 की स्टेज थी उसमें कानपुर का जो सबसे पहला कैंप शुरू किया वो हमने किया, प्रियंका जी के निर्देश पर किया। जुबेर भाई हमारे जो राष्ट्रीय सचिव थे रोज हमसे अपडेट लेते थे कि और कानपुर का ही मॉडल जिसमें सहायता केंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, कानपुर का ही मॉडल जो हमने शुरू किया था भूख से जंग वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने लागू किया। हमने जो एम्बुलेंस सेवा की तो उसको प्रियंका जी ने पूरे प्रदेश में लागू कराया। तो क्या ये सब करना मेरे लिए अपराध था या हमें इस काम के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए था? तो मुझे प्रोत्साहन तो मिला नहीं, मुझे निराशा मिली, मुझे अपमान मिला और मुझसे कह दिया गया कि आप नॉमिनेशन के कागज तैयार करके रखिए और पीठ आपकी जैसी स्थिति हमारे ख्याल से लोग इस्तीफा न दे रहे हो, कांग्रेस ने छोड़ने बात दूसरी है, लेकिन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की होगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वर्कर्स में निराशा है, आप देख ही रहे हैं। अब मैं पुतला जलाने का काम मैं नहीं कर सकता था, शायद मुझे लगा कि मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो मुझे लगा कि जब घुटन ज्यादा है तो फिर उस दल को ही छोड़ दो। चलिए ठीक है। और मेरे साथ 40 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को छोड़ा है, जो संगठन के पदाधिकारी थे, उनकी सूची भी मैं कल आपको दे दूंगा। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। निश्चित रूप से आप संगठन पे रहें तो आपको सम्मान भी मिलना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति आहत हो जाता है, उसे महसूस होने लगता है कि अपमान हुआ, बदइंतजामी है, हमने संगठन के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, तो फिर उसका हृदय विचलित हो जाता है, मन का मंथन बिगड़ जाता है और फिर वो ऐसी स्थितियों में एक निर्णय पर भी पहुंचता है, जैसा हमारे शैलेंद्र जी पहुंचे हैं। शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये बताइए, मैं बहुत नहीं समझ पा रहा हूँ। उस दिन नौशाद भी आए थे, मैं उनसे भी बात कर रहा था कि आपने अपने वोट बैंक को तय करने के लिए सीधे तौर पर ये कहा कि हम आधी आबादी को लेंगे, युवाओं को भी आपने प्रश्रय दिया, ब्राह्मणों के लिए भी बातचीत हुई। तो क्या कारण था? क्या अब जनता में कांग्रेस के प्रति कोई विश्वास नहीं रह गया, या कांग्रेस का जो नेतृत्व है राहुल का, उसे एक पप्पू के रूप में कर दिया गया? माने अब लगता है कि कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, और यही कारण है, या यूँ आप बताइए जरा थोड़ा संक्षेप में कि क्या आला कमान में भी कोई खींचतान हो रही है? कि राजस्थान का मामला देखिए, पंजाब में चुनाव है 24 तारीख को और वहाँ अभी सीएम के दावेदार और सिद्धू ताल ठोक रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ जो बनी हुई हैं, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं, और क्या कारण है कि जो आपने चुनावी एजेंडा दिया उसमें कांग्रेस सफल नहीं रही? देखिए वर्मा जी, जो आप महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, मैं उसके कोई विरोध में नहीं हूँ। मैं पुरुष वर्ग से हूँ, तो उससे क्या हुआ? 40% की प्रियंका जी ने भागीदारी की, अच्छी बात थी। 40 क्या 50% होती तो भी पुरुष वर्ग को स्वीकार होनी चाहिए, और महिला सशक्त होंगी तो समाज भी सशक्त होगा। मैं इससे भी अपना विचार समान रखता हूँ, लेकिन कहाँ से होगा? उसका व्यवहारिक पहलू गड़बड़ा गया। अगर हमें महिलाओं को राजनीति में लाना था तो उनको पहले हमें अपने संगठन में भागीदार बनाना चाहिए था। अगर वो संगठन में भागीदार हो करके वहाँ से राजनीति के वो समझ करके, सीख करके, उसके तरीकों को जान करके आती, फिर उसमें जो ऊर्जावान महिला बहनें होती उनको चुनाव में ले जाते, तो वो परिणाम सकारात्मक होते। हमें लगता है कि हमने जल्दबाजी में इसको पलट करके रख दिया और हम 40% सीधे चुनाव में लड़ाने की बात करने लगे। हम उसको जबरन अपने वोटर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट में उसकी भरपाई, उसको पूरा दिखाने के लिए कि हमारा कमिटमेंट पूरा हो जाए, हमने प्रयास भी कर डाले। लेकिन मुझे लगता है कि ये उलटफेर हो गया, उल्टा हो गया एक तरीके से। अगर संगठन से तैयार करके हम बहनों को लाते चुनाव में, तो ज्यादा उपयोगी हो सकते थे, ज्यादा सकारात्मक हो सकते थे। वो हो नहीं सका।
और ये बात सही है, मान लो हम कांग्रेस के आज हम इस्तीफा दे करके आए तो हम आपके सामने स्वीकार कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो बद इंतजामी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में रही हो, चाहे राजस्थान में रही हो, चाहे पंजाब में रही हो, गोवा में रही हो, मणिपुर में रही हो, और जो अभी अभी उत्तराखंड में होते होते बची, जिसको रिपेयर किया गया समय रहते, बिल्कुल सही बात। तो ये चीजें हमको इशारा करती हैं। आज मैं आजाद हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरे ऊपर दायित्व तो नहीं है। कल अगर मैं अध्यक्ष होकर के बैठा होता तो मैं भी आपके टीवी पर चैनल पर इसको नकार रहा होता, लेकिन मैं एक नागरिक के नाते इस समय मैं एक नागरिक के रूप में बैठा हूं। मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, किसी दल का सदस्य भी नहीं हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कमी है, जो इतने सारे निर्णय हो नहीं पाते हैं, समय से नहीं हो पाते, होते हैं तो गलत हो जाते हैं। बहुत से लोग इस बात से कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं कि हमें मिलने का समय नहीं गया, हमारी बात सुनने को नहीं मिला। राहुल गांधी पप्पू है, एमेच्योर है, इनको कुछ मालूम नहीं, सीधे सीधे आरोप लगते हैं। आप नहीं, हम ये बात सब नहीं कहना चाहते। कोई आपत्तिजनक भाषा बोलता है, कोई करता है, ये मैं उनके गरिमा के खिलाफ मैं दल छोड़ के भी आया हूँ, तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर महसूस करता हूँ जिम्मेदार है। नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व है अगर वो कहीं से टूटता है तो जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। आज अगर 30 साल से काम करने वाला शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस से निराशा होकर के गया है तो जिम्मेदारी तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक की है। शैलेंद्र जी, अब आपका आला कमान की ओर से कोई प्रतिनिधि भेजा जाए, आपसे बात कराई जाए, क्योंकि आप बड़े निष्ठावान रहे, समर्पित रहे, तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, मेरे मुझसे बात करने का प्रयास जरूर किया गया। मैंने उनका निवेदन, उनको धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा मैं पूरे मन से निर्णय लेकर के आया हूं और जिन बातों को लेकर के आया हूं वो तो कोई रिपेयर होने वाली नहीं है। तो मैं कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए तो आया नहीं कि मुझे और बड़ा पदाधिकारी बना दीजिए, मुझे कर दीजिए। मैं मन में एक खटास लेकर के, कुंठा लेकर के, मन में जो कष्ट था वो पीड़ा लेकर के मैंने निर्णय लिया। अब उसको रहने दीजिए, वो बात संगठन की है, संगठन तक रहने दीजिए। तो अगर मुझे किसी लालच से मैंने इस्तीफा दिया होता तो मैं चला जाता। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, अपमान हो रहा है, तो इसलिए मैं वहां से चलाया। मैंने उसको प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और पूरे मन से पूरा निर्णय लेकर के हमने फैसला लिया। अब ये बताइए कि फिर आपकी राजनीति अब कहाँ चलेगी? देखिए, मैंने जनता से निवेदन किया कि जो मेरा जन सेवा का काम है वो चलता ही रहेगा। कल सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठूंगा तो जो मैं काम करता था, जो मेरी हैसियत थी, मैं वो करता ही रहूंगा। मैं राजनीति में रहूं न रहूं, आगे किसी दल का सदस्य बनूं न बनूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो बहुत से साथियों ने हमारे साथ त्याग पत्र दिया है, हम रात में उनके साथ बैठेंगे, तय करेंगे कि इन परिस्थितियों में हमें क्या फैसला लेना चाहिए, और जो सार्वजनिक फैसला होगा, जो सामूहिक फैसला होगा, वो मेरा भी फैसला होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो लोगों को पता लगा कि शैलेंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ जो पार्टियों ने आपसे संपर्क भी किया हो उनके? नहीं, हमारा भी किसी पार्टी से संपर्क नहीं है। हाँ। ये बात सही है कि चुनाव का समय बहुत से लोग वो चाहेंगे कि हम उनके पास जाएं, वो उनके पास चले आवें, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा फैसला अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके होगा, जो वो रास्ता तय करेंगे कि इस मार्ग से चल करके देश समाज की सेवा ज्यादा की जा सकती है, उसको हम चयन करेंगे। किसी पार्टी से आपका परहेज नहीं, मेरा कोई किसी से कोई मेरा लालच नहीं, मेरी किसी से कोई कुंठा नहीं, मेरी किसी से न मेरा किसी से। विचारधारा की बात आ जाती है, लेकिन आपके मेरी विचारधारा केवल एक विचारधारा है कि हम राजनीति में रह करके समाज की और जनता की, गरीब कमजोर वर्ग की सेवा करना चाहते हैं। वो जो हमें रास्ता, जो दल हमें रास्ता अच्छा दे देगा, हम उसके साथ जा भी सकते हैं। हम बिना दल में रह करके भी हम सेवा का काम करेंगे, जिसके लिए हमने राजनीति अब तक की। मेरे ऊपर इतने 30 सालों के जीवन में न मेरे ऊपर 1 इंच जमीन किसी का लेने का मेरा सीधा सवाल ये है कि आप किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं, उसमें आपका कोई परहेज नहीं है। मैं एक सवाल खाली, मेरा उस राजनीतिक दल पर केवल एक शर्त होगी कि मुझे सेवा का रास्ता दिया जाए, ईमानदारी से दिया जाए, मैं उसके साथ सेवा कर सकता हूं। मैं जनसेवा से समझौता करके अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी राजनीति में नहीं जाता। अब आज हम लोग बैठ रहे हैं, अभी घटना हुई है, तो मानसिकता से उबरने में थोड़ा समय लगता है, 2-4-6 घंटे लगते हैं। आपका आदेश हुआ, मैं यहाँ पर आ गया। नहीं, ठीक बात है, ठीक। मैं तो चाहता था कि ये बात क्लियर हो जाए। अब मुझे जरा ये बताइए कि कानपुर की जो 10 सीटें हैं, कितनी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है इस बार? अब आप तो निष्पक्ष होकर के बात करेंगे, क्योंकि अब तो आपके सामने सारी स्थितियां हो गई हैं। कितनी सीटें? देखिए, यहाँ पर सब जगह त्रिकोणीय लड़ाई है अधिकांश सीटों पर। अच्छा, ठीक है।
कहीं कहीं दो एक पर एक लड़ाई है। अब त्रिकोणीय लड़ाई में परिणाम, अब चुनाव तो कल से शुरू हो रहा वर्मा जी, 8 तारीख से। 8 तारीख से 18 तारीख तक जो लड़ लेगा और 20 तारीख को जो शाम 6 बजे तक वोट डलवा लेगा, कोरोना का समय है, अभी आप कुछ कह नहीं सकते। कोरोना काल में जीतने वही जा रहा है, वही कैडर जीतेगा जो अपना वोट निकाल करके जो है वो मशीन तक पहुंचा देगा। आप प्रचार बहुत करते रहिए, हल्ला बहुत मचाते रहिए, अगर आपका मतदाता डर से घर में बैठा रहेगा, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। मुझे लगता है त्रिकोणीय लड़ाई है, सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग हमारे कहाँ आपको त्रिकोणी लग रहा है? नहीं, उसमें मैं देखिए, मैं अभी इस्तीफा दे करके आया हूँ, त्याग पत्र। अब सब दल के लोग लड़ रहे हैं, सारे मेरे मित्र हैं, तो मुझसे आप उस पर लाइन मत खिंचवाइए कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। मैं तो राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे दिखाई दे रही, चाहे आप यहाँ देखे प्रदेश, अरे आप देखे मोदी योगी सीधे सीधे सपा पे हमला बोल रहे हैं, सपा वाले सीधे बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं। कोई आपको कांग्रेस को कोई पूछ रहा है कहीं पर किसी भी तरीके से? तो आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो वो बात कह रहा हूं जो समझ, मैं ये लड़ाने की क्यों बात करूंगा? ठीक है, आपके मित्र हैं, लड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक जो निष्पक्ष बात है मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है कि जो ये लड़ाई है, इसमें थोड़ा सा हम पिछड़े हैं, लेकिन अब समय है, अभी 10 दिन में कांग्रेस का नेतृत्व है, हो सकता है आगे ले आवे लड़ाई को। लेकिन ये जो मेरे अंदर कुंठा के बहुत सी चीजें थी, वो केवल टिकट ही कुंठा नहीं थी, केवल हमें सम्मान नहीं मिला या मेरे साथ विश्वासघात किया गया, वो कुंठा नहीं थी। एक ये भी कुंठा थी कि साल भर तो हम लड़ते रहे और जब लड़ने का समय आया तो हमें घर में बैठा दिया गया और हमारे टिकट तय नहीं किए गए कार्यकर्ताओं के जिले जिले में। वो बैठ के रह गए 15-15, 20 दिन, 15-15, 30-30 दिन घरों में बैठे रहे और दूसरे दलों के लोग सड़कों पर उतर आए। तो कुंठा और जो निराशा थी उसमें एक कारण ये भी बहुत बड़ा था, और इसका सीधा सीधा चुनाव परिणाम पर असर पड़ने जा रहा, वो आपको 10 तारीख को दिखाई देगा। अभी से क्या कहना? माने कि जो ये परिदृश्य बना, चाहे सीसामऊ का हो, चाहे गोविंद नगर का हो, चाहे कोई हो, तो ये कुल मिलाकर के इसका बहुत बड़ा असर जो है इस चुनाव में पड़ने जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, जो लखनऊ में बैठ करके मनमानी हुई है, जो अच्छा नेतृत्व लखनऊ में नहीं काम कर पाया है, जिसने निजी स्वार्थों के लिए संगठन को कमजोर करता रहा, उसका दुष्परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। सीटें हैं जहां पर आपको विद्रोह पूरी तरीके से दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे गोविंद नगर की बात करूंगा, निश्चित रूप से कल्याणपुर की बात करूंगा तो भी निश्चित रूप से वहां भी विद्रोह है, और सीसामऊ में वहां पर तो ये 3 सीटों पर तो सीधे सीधे आपको लड़ाई दिख रही लोगों को। लोगों के हिसाब से निर्णय फैसले अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन अब मैं ये सब इसमें नहीं पढ़ना चाहता। सभी को शुभकामनाएं हैं जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो दूसरे दलों से लड़ रहे हैं। मैं अपनी निराशा को उन पर थोपना नहीं चाहता। वो लड़े, अच्छी बात है, जनता उनको जनादेश देगी, वो जीत करके आए। लेकिन मेरा जो हमला था या मेरी जो निराशा थी या मुझे जो कहना था, वो मैंने कहा कि जो प्रबंध मैं देखना चाहता था, जो मेरा अनुभव कह रहा था कि राजनीति और चुनाव में किस तरीके से प्रबंधन होगा, जो प्रियंका जी से बहुत मुझे आशा थी कि वो आई हैं उत्तर प्रदेश में और एक नया, एक चमत्कारिक जनादेश की उत्तर प्रदेश को ले जाएंगी, उससे हमें निराशा जरूर हुई है। और मुझे लगता है कि ये निराशा जो मेरे मन में है, ये आपको इस पर्दे पर भी दिखाई देगी और वो 10 तारीख को दिखाई देगी। तो मैं ये मानूं कि सीधे तौर पर आपने जो बातें की हैं, तो उसके हिसाब से अब कांग्रेस का लगता कोई भविष्य नहीं रह गया। अब कांग्रेस में वो जान नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। अरे जब फिर एक बार हार करके सब चले आएंगे अपने स्थान पे, जैसा आपका भी खुद का आकलन है क्योंकि प्रबंधन है, तो लगता है कि कांग्रेस अभी 32 साल से नहीं थी यूपी में। अब आपको लगता है कि जैसा कभी कभी बीजेपी वाले कहते हैं कि 50 साल पहले हमने घसीट दिया तो शायद स्थितियां वही बनेगी। अब 37 साल तक तो जोड़ ही लीजिए। हाँ, 37 हो गए। अब आगे का कोई, हम तो ज्योतिषी है नहीं, लेकिन 37 साल तक के लिए नारा तैयार है कि कांग्रेस 37 साल तक नहीं है। और हमको लगता है कि जो ये 50 साल की बात कभी कभी अमित शाह और लोग कहते हैं, भाजपा के नेता, वो भी शायद, तो वो भी सपना साकार होगा कि क्योंकि हालात ऐसे हैं कांग्रेस के। अब वो हम लोग उसको क्या कह सकें, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं इतने दिन के राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि जो 32 साल का आंकड़ा था वो 37 तक पहुंच गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वो ये आपका दूसरा एक सवाल हम आपसे और पूछें कि अब तो खैर आप जा रहे हैं, अगर आपसे एक बार पूछा जाए कि कांग्रेस के लिए क्या करना चाहिए, तो आपके पास क्या एक पॉइंट क्या होगा ऐसा कि जिससे कि कांग्रेस में जीवंतता आ जाए? देखिए, कोई भी संगठन, कांग्रेस हो
या कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसका वो संगठन तब खड़ा होता है जब उसके रूट वर्कर को ले जाकर के आप मंच पर बैठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। अगर ऊपर से चंद लोगों को थोप करके आप उसको ब्यूरोक्रेसी के अंदाज में पार्टी चलाएंगे तो कभी खड़ी नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश की पीसीसी में यही हुआ कि वहां से कुछ चंद लोगों को जो इधर उधर से पढ़े हुए थे, बड़े बड़े विद्यालयों के जिनके नाम थे, उनको ला करके बैठा दिया गया और उन्होंने शासन की तरह उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश की। कार्यकर्ता को वो नहीं चला सकते। विजयनगर, शास्त्री नगर या गोविंद नगर की विधानसभा की कौन सी गली है, उसका मतदाता और किस बस्ती का मतदाता किस नब्ज का, ये हम जानते हैं। अगर हमारे जैसे लोगों को ले जाएंगे ऊपर तो वो कुछ नीचे जब भेजेंगे तो उसकी अनुरूपता से भेजेंगे। और जो बाहर से आकर के बैठे हैं उनको लगता सब हरा भरा है। वहाँ पर उनके पास टिकट मांगने वालों की भीड़ होती है, उनके पास पद मांगने वालों की भीड़ होती है, उनको साहब कहने वालों की भीड़ होती है, उनके पास साधन जुटाने वालों की भीड़ होती है। उन कमरों से, ऐसी होटल के कमरों से निकल तो पाते नहीं वो, तो कहाँ से संगठन खड़ा कर देंगे। जिन दलों ने संगठन खड़ा किया है उनके नेतृत्वकर्ताओं ने बस्तियों में समय बिताया है, वो गए हैं वर्कर के बीच में, भीड़ से निकाल करके लोगों को ले गए हैं। उन्होंने जा करके वहां बताया कि अगर गोविंद नगर जीतना तो कैसे जीतेंगे, सीसामऊ जीतना तो कैसे जीतेंगे। तो बिना अनुभव के आप अगर जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी नीतियां तो अच्छी होनी चाहिए, आपकी दिशा राष्ट्र के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या, वो होनी चाहिए। लेकिन जो उसका व्यवहारिक पहलू है कि आपका जो चुनावी स्ट्रक्चर है वो भी तो मजबूत होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, आप लगाते रहिए नारा ऊपर ऊपर, और जिस दिन वोट पड़ना उस दिन आप 20 फरवरी को निकले नहीं, आपका मतदाता निकला ही नहीं, तो आप जीत कहाँ से लेंगे। तो इस चीज लिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ढांचे को जमीन के आदमी से जोड़ा नहीं जाएगा, चुनाव का ढांचा या किसी राजनीतिक दल का मतदान का ढांचा जो होता प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस ने ये बहुत बड़ी भूल की है कि ऊपर के सहारे ऊपर कुछ लोगों को, चंद लोगों को किराए पर लेकर के, चंद बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वालों को बैठा करके इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। उसका दुष्परिणाम सामने गया। आज उत्तर प्रदेश में हम लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आप आए और आपने अपनी बात की। आपको शुभकामनाएं भी, आपकी जो नया आयाम हो, नई ऊर्जा के साथ हो, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से जो हालात है कांग्रेस के, तो निश्चित रूप से 37 साल तो अब पीछे हो ही गई है, आगे क्या होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर आप कार्यकर्ता को महत्व नहीं देंगे, कार्यकर्ता का चिंतन और मनन नहीं समझेंगे, कार्यकर्ता की उपयोगिता को नहीं समझेंगे, इवेंट मैनेजमेंट से काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो जमीनी आधार है वो भी मजबूत नहीं होगा और आपको संगठन में ऐसे झटके लगते ही रहेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।